आप सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल हमसे कर सकते हैं और हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं वो आपको इसका आंसर देते हैं। आपके सवालात के जवाबात देने के लिए आज हमारे साथ हस्बे मामूल आपके पसंदीदा डॉक्टर जनाब डॉक्टर इमरान गोहर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसमें हमने मुशाहिदा किया है कि अभी दोबारा से केस थोड़े बड़े हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आज डॉक्टर साहब से इसी सवाल के साथ करेंगे कि डॉक्टर साहब देखें, अभी पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वबा ने हर शुबा ज़िंदगी को मुतासर किया है और उसमें ज़ाहिर है सेहत का तो सबसे पहला नंबर आता है। तो अभी फिर देखने में ये आया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ बरतानिया के अंदर भी केसेस में थोड़ा इजाफा हुआ है। एक लहर आई थी फिर रुकी, लेकिन अभी फिर इजाफा हो गया। लेकिन इसके साथ जो मेरा बुनियादी सवाल है वो ये है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं, स्कूल्स ओपन हो गए हैं और ज़ाहिर है वहाँ पर तलबा होंगे, रश होगा। तो इन हालात के अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि ऑलरेडी आपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताई भी हैं, गवर्नमेंट की सतह पर भी पता चली हैं, लेकिन अब इन मकामात के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर और फिर जो स्कूल्स के अंदर ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 6 साल के हैं, तो कैसे मुमकिन है कि इस वायरस के फैलाव को इन जगहों पर रोका जाए और फिर मतलब वहाँ पर जो लोग हैं, इंतज़ामिया हैं, उनको ज़ाहिर हदायत तो मिली होंगी, लेकिन आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे जिससे कि हम इसके असरात से महफूज रह सकें? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो इंसिडेंट्स हैं, अभी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और मेरे ख़्याल में अभी और बढ़ेंगे थोड़े, क्योंकि ज़ाहिर है लाइफ इस तरह तो चलती नहीं रहेगी। लाइफ को नॉर्मलसी की तरफ आना है। हमारे स्कूल्स खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, बिजनेसेस हैव टू कम बैक टू नॉर्मलसी एज वेल। सो आई थिंक ये तो होगा। और जिस तरह का वायरस है कोरोना वायरस, वो डेफिनेटली इतना ईजी टू स्प्रेड है, अगर आप एहतियात ना करें तो उसमें एक फैलाव तो डेफिनेटली आना है। जो असल चीज़ हमें कोशिश करनी ये चाहिए कि हम उस फैलाव को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके मिनिमाइज़ करने की तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वही सारी बातें फॉलो करें। वी नीड टू हैव वॉश आवर हैंड्स प्रॉपर्ली, सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर, अगर 2 मीटर नहीं है तो 1 मीटर कम से कम। फेशियल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट टाइप का फेशियल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें जो है ना इस तरह हमें करने की ज़रूरत है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि फैलाव ज़्यादा हो भी रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पे जो डिफरेंट हेल्पलाइंस हैं उन पे रजू करें, अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें लोगों को। मैं हमेशा भी, क्योंकि कोरोना वायरस गया नहीं है, तो लोगों को अगर ज़रा से भी सिम्टम्स आते हैं, हमें अक्सर GP में फ़ोन आ रहे हैं लोगों को कि सोर थ्रोट हो गया है, नज़ला हो गया है। तो जो भी शख्स है जिसको कि नया नज़ला, नया ज़ुकाम, नया सोर थ्रोट, नई खांसी हो रही है, तो हम उसको एडवाइस यही करें कि प्लीज़ गेट इट चेक्ड। कोरोना वायरस चला नहीं गया है अभी, ताकि ये अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो उससे फिर ये होगा कि लेट्स से अगर कोई शख्स नेगेटिव आता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको फिर आइसोलेट करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। इसमें हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो अगर अभी भी कोई भी ज़रा से भी सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ अपने आप को चेक करा लें। और खुदा न खास्ता किसी का पॉजिटिव आता है तो वो ट्रेस, आजकल टेस्ट एंड ट्रेस जो हमारा है उस पर बताएं, ताकि जो आपसे मुल्क़ा लोग हैं, जो भी आपसे राब्ते में भी थे, उनको भी अलर्ट किया जा सके। और ये एक वाहिद ज़रिया है। एक तो प्रिवेंशन, जैसे हमने बता दिया, सबको ही पता है क्या करना है। इसके अलावा एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि फैलाव रुक सकता है। और अगर फ़र्ज़ की छोटी कम्यूनिटीज़ में अगर कहीं पर इंसिडेंट्स हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको कम से कम वहाँ उस जगह को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि अगर कहीं बहुत छोटे इलाकों में हुआ है तो उसको लॉकडाउन भी किया जा सकता है और उससे भी काफ़ी चीज़ों में मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड सवाल मैं आपसे करता हूँ, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन हैं उसके ऊपर आप नंबर देख सकते हैं। गाहे बगाहे आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इस्लाम चैनल उर्दू का, उस पर आप हमें सवालात कर सकते हैं। कोई भी आपको सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें आपने बताई हैं, ये चीज़ बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन मेरा एक बुनियादी क्वेश्चन ये है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, इंतज़ामिया भी और जो पढ़ने वाले तालिब इल्म भी हैं, वो तो इस बात को समझ आते हैं। अगर उनको कोई सिम्टम्स ही नज़र आता है, कोई नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो वो रुजू कर सकते हैं फ़ौरी तौर पर।
लेकिन जो बच्चे हैं, किड्स हैं जो अंडर 18 या छोटे स्कूल गोइंग हैं, इवन के जो 5-6 साल के हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ उनमें देखें अनयूजुअल, फ़र्ज़ करें ना वो खांसी हो सकती है या नज़ला हो सकता है, या कोई बच्चा कुछ फ्रेश नहीं है, वो उस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले रहा, तो कौन सी ऐसी चीज़ वो नोट करें तो उनको फौरी तौर पर जीपी के साथ रजू करना चाहिए? देखिए, बच्चों में तो वैसे भी नज़ला ज़ुकाम या दूसरे वायरसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास के वो बच्चे जो कि पहली दफ़ा स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं या पहली दफ़ा नर्सरी जा रहे हैं, उनका तो वैसे भी वो डिफरेंट बग्स या वायरसेस कैच करते हैं दूसरे बच्चों से, और एक यही निज़ाम भी है अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने का भी। तो वो ज़ाहिर है माँ बाप को नज़ला ज़ुकाम खांसी सोर थ्रोट ऑल दोज थिंग्स उनको देखने की ज़रूरत है। और फ़र्ज़ कीजिए, जो मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर उस घर में ख़ास कि कोई एल्डरली है या कोई शख्स जिसको कि कोई सीरियस इलनेस है, तो उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बच्चों को अगर अलामात होती हैं, एक तो अच्छी बात यह है कि बच्चे ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती है कोरोना कैच करने से अभी तक जो रिपोर्ट है, लेकिन वो कैरी कर सकते हैं, दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर वही बात है, हाथ धोना, कपड़े घर के अगर बदल सके घर में आ सकते हैं तो वो कर लें, एंड अदर बिट्स एंड पीसेस जो कि आजकल हर जगह एडवर्टाइज हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन हालात के अंदर देखने में एक और बात आई है कि जो एल्डरी पीपल हैं ख़ास तौर पर, उनके अंदर मुशाहिदे में ये बात आई है कि हॉस्पिटल के अंदर या सर्जरीज़ के अंदर जो ज़्यादातर लोगों की आ रही है मुख्तलिफ शिकायत तो हैं उनको, जो भी बीमारी वगैरह, लेकिन उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन जो है उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक तो पहले इब्तदाई मेरा सवाल ये है पहले मरहले में कि ये बताएं कि ये यूरिन इन्फेक्शन होता क्या है, फिर हम इसको जो है ना आगे देखते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन बेसिकली पेशाब का इन्फेक्शन हम कहते हैं उसको, जो कि पेशाब के रास्ते ऊपर जाता है और फिर ब्लैडर में जाके मसानों में जाके वो उसका इन्फेक्शन करता है। उसका एक जो सिम्टम है वो अर्जेंसी, यानी कि पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब में जलन का होना, और फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी पेशाब का आना, ये तमाम जो है ना ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स है। और एक्चुअली यूरिन इन्फेक्शन मर्दों औरतों में दोनों में होता है, लेकिन ये मर्दों में कम है, औरतों में ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है, एक वजह ये हो सकती है कि वो औरतों में जो है जो बैक्टीरिया है वो ईज़िली उनके ब्लैडर में जा सकता है, क्योंकि ट्यूब इज़ नॉट एज लॉन्ग एज इन मेल्स, तो उसकी वजह से औरतों को ज़्यादा होता है ये इन्फेक्शन। ख़ास के इस वक्त बहुत सारे एल्डरली और ख़वातीन स्पेशली जो कि अकेली रहती थी घरों में, और ये कोविड की वजह से भी, तो वो हाइड्रेशन सही नहीं कर पाई, पानी सही से नहीं पिया, खाना पीना सही से नहीं किया, एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं थी जैसे पहले होती थी, तो अक्सर लोग जो है इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और एक ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कन्फ्यूजन है, ख़ास के उम्र रसीदा ख़वातीन और मर्दों में, और हॉस्पिटल एडमिशन की वजह भी है। तो अक्सर लोग जो है हॉस्पिटल में आजकल आप देखेंगे कि वो एक्यूट कन्फ्यूजन के साथ एडमिट होते हैं। फ़ोन आता है कि मेरी माँ या वालिद जो है कंफ्यूज हो गए हैं, भूल जाते हैं सडनली चीज़ों को, सडन होता है ज़्यादातर। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करने की है वो यूरिन इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब, मैं ये चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, मैंने ये यूरिन इन्फेक्शन के अलावा भी बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी जनरल प्रैक्टिस से सवाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा भांजा है तो 20-21 साल उसकी उम्र है, जी, तो उसको ना हाथों में सर्दियों में ना खारिश बड़ी होती है। जी जी। सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। जी जी। रैशेस होते हैं कोई? जी, रैश होता है कोई, नजर आता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे खारिश होती है, तो दोनों हाथों के साथ बेचारा ऐसे मसलता है हाथों को। जी जी, ठीक है। और किसी चीज से खराब तो नहीं होता कि मतलब? नहीं, कुछ भी नहीं। बेहतरी किस चीज से आती है, किसी चीज से बेहतरी आती है? नहीं, बहुत सारी उसने दवाइयाँ दी हैं उन्होंने हर किस्म की, लेकिन फायदा नहीं हुआ कुछ। फैमिली में तो नहीं रन करता ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बाकी सब बच्चे ठीक है, माँ बाप ठीक है, तो सिर्फ उसी बच्चे को है। पसीना भी नहीं आता हाथों में ज्यादा? पसीना अब मेरा ख्याल है शायद आता है। हाँ, ये पसीना शायद आता है। जी जी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हम उनकी भी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बता दें, एज एंड क्वेश्चन।
जी 60 मेरी एज है जी जी नसरीन मेरा नाम है जी 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 नसीम पूछिए। पेट विच ना मेरे चुभदी रोड़ी जी करनी चुभदी है ऐसे सारे पेट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे ऐसे मुझे फील होती है कि मेरे ये दर्द हो रहा है ऐसे ना। सही है। तो कब से हो रहा है ये नसीम आपको? जी कब से हो रहा है आपको? ये पहले तो ये नहीं चुभती थी तो अभी चुभती है तो मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। मैं पाकिस्तान गई तो उधर मैंने स्क्रीन कराई तो उन्होंने कहा कि आपके ना ये रेत पता नहीं है ऐसे उन्होंने कहा। तो इधर आके मैंने उनसे कहा था ओ इस उम्र में आके तो हो जाता है। तो आपकी यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। अच्छा नसीर मैं आपको बताता हूँ। मैं और पेट के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा दर्द है? नहीं नीचे ये नाफ के नीचे नाफ के ऊपर? जी जी इसके इर्द गिर्द ना दर्द भी होता है। अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फोन रखूंगी तो जी 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 बिल्कुल आप रखिए हम आपको सवाल के जवाब देंगे करते हैं। डॉक्टर साहब पहले वो सर्दियों में जो हाथ में खारिश होती है लड़के का उसका एक्चुअली कुछ रीजंस खारिश के जो हैं वो एक्जिमा एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है सीजनल, ख़ास के जो सर्दियों की उन्होंने बात की कि अक्सर लोगों को सर्दियों में खारिश ज़्यादा हो जाती है डिफरेंट एरियाज़ में। लेकिन जो एज उन्होंने बताई और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है और रैश नज़र भी नहीं आते हैं तो उसकी वजह समटाइम्स पसीने का आना भी होता है। अक्सर लोगों को पसीना पाम्स में यानी कि आपके हैंड्स में और आपके फीट सोल्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो डिफरेंट सीजन्स में भी आता है और उसकी वजह से अक्सर लोगों को खारिश भी होती है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये खारिश सिर्फ सीजनल है यानी मौसमी है तो उसके लिए तो सिंपल आप कुछ एंटीहिस्टामीन्स वगैरह ले सकते हैं, लोशंस वगैरह लगा सकते हैं वगैरह। इसके अलावा अगर सिर्फ पसीने के साथ आ रहा है तो उसका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसके लिए सबसे पहले तो हम थोड़े बहुत टेस्ट करवा लेते हैं कि किसी हार्मोन्स वगैरह में कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं और उसकी फिर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नॉर्मल ट्रीटमेंट जो कि GPs प्रिस्क्राइब करते हैं टैबलेट्स वगैरह, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो इवन पसीने की ज़्यादा आने की वजह से खारिश की जो रीज़निंग है उसके लिए आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकते हैं और वो डिफरेंट प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा हिस्ट्री देखने की ज़रूरत है कि अगर ये दोनों चीज़ों को जिस तरह डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी हमारी जो कॉलर थी नसरीन, तो नसरीन ने 60 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने बताया कि उनके पेट में दर्द हो रहा है और उन्होंने बताया कि जो नाफ है यानी कि बीच का हिस्सा है उसके इर्द गिर्द दर्द होता है। अब ज़ाहिर है मैं उनको एग्जामिन तो किया नहीं है तो मैं एक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है। उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है। तो अक्सर जो कपल ऑफ थिंग्स होती हैं ख़वातीन में ख़ास के, वो एक तो हमारे यहाँ गॉल स्टोन बहुत कॉमन है जिसका कि दर्द आता जाता रहता है। ख़ास के जब आप कोई फैटी चीज़ें खाते हैं या चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तो अक्सर गॉल स्टोन पित्ते में जो पथरी का आना जो होता है वो जो है दर्द अक्सर होता है और वो आता है और जाता है। ख़ास के हमारे यहाँ ख़वातीन में ज़्यादा, एक तो वैसे ही ख़वातीन में कॉमन होता है, औरतों में और औरतें जो ओवरवेट हैं उनमें और कॉमन होता है। तो ये अगर एक स्कैन करा लें, अल्ट्रासाउंड स्कैन करा लें अपने पेट का तो उससे ये चीज़ वाज़े हो जाएगी। दूसरी एक चीज़ जो दूसरी कॉमन चीज़ है, कॉमन बातें सिर्फ मैं कर रहा हूँ इस वक्त तो एक वो है कि पेट में गैस्ट्राइटिस यानी कि इंडाइजेशन का हो जाना जो कि और ये इस तरह के सिम्टम्स भी दे सकता है। दोनों के लिए इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरी है। अगर उनको पथरी का थोड़ा सा साइड में राइट साइड पे ज़्यादा है और रेडिएट करता है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड सिंपल मैं तो पहले बोलूँगा करवा लें पेट का और उसके बाद जो दूसरा इंडाइजेशन का है उसको देखा जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी फिर एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दीजिएगा, एज एंड क्वेश्चन। एज का पूछ रहे हैं? जी एज, नेम एंड क्वेश्चन। अच्छा, मेरा नाम मिसेस अहमद है, एज 50 प्लस है। मैंने क्वेश्चन करना है कि मेरा रात को जब सोती हूँ ना जी कभी कभी मेरी जो जुबान है वो ऐसे ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, फिर मुझे गला खुश्क होता है, वो उठकर मैं उसके गरारी करती हूँ तो वो जुबान ठीक होती है। मैं क्या कर सकती हूँ? वो जो बीमारियां हैं उसकी मेडिसिन तो लेती हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द भी है, आस्थमा भी है, वो दवाइयाँ तो मैं लेती हूँ पर जुबान का सूख कब से है आपको ये जुबान का मसला? जी मसला कब से है?
2-3-4 साल से है। कभी कभी होता है, हर रोज नहीं, कभी कभी होता है कि जुबान ऐसे ड्राई हो जाती है जैसे कि सूख जाती है। आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, वो नहीं है। चेक हुआ हुआ है? जी, चेक किया है डायबिटीज? जी हाँ जी, चेक किया हुआ। और कई बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है और अस्थमा है। एस्मा के लिए पंप कौन सा, स्टेरॉइड वाला लेती हैं? रेड है जो लेती हूँ, रेड। अच्छा ठीक कलर का है। आपको ना थोड़ा सा, अगर आप ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि ये जो पंप है आपने कब से स्टार्ट किया। अक्सर स्टेरॉइड पंप्स इस तरह का साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं आपको। अच्छा। तो वो आप ज़रा देख लीजिए। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आपका एस्मा कंट्रोल्ड है तो एक दिन का नागा करके देखें। हाँ जी, मेरा कंट्रोल है। जब मुझे जरूरत पड़ती है ना, कभी मैं रोजाना नहीं लेती हूँ, जब मुझे पता चलता है मेरा साह उखड़ने लगता है तो मुझे जरूरत है तब लेती हूँ। डॉक्टरों ने तो वैसे कहा कि आप सोने सुबह भी 2 दफा पंप करें, रात को भी करें। मैं ऐसे नहीं करती, मैं जब जरूरत पड़ती है तब करती हूँ। तो रात में अगर आपकी तबीयत ठीक है और उसको अवॉइड कर सकती हैं तो मेरे ख्याल में थोड़े दिन छोड़ के देखें और माउथ वॉश ज़रूर यूज़ करें। इसके लिए ख़ास के स्टेरॉइड इनहेलर यूज़ करने के बाद ये अक्सर हो जाता है। इसके अलावा अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो अपनी दूसरी दवाइयों को ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है ये आपकी दवाइयों का साइड इफेक्ट हो। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कॉलर जो हमने कॉलर लिए इससे पहले आप एक बात कर रहे थे कि अभी हॉस्पिटल्स के अंदर या सर्जरीज के अंदर जो है यूरिन इन्फेक्शन की वजह से एल्डरी लोग जो हैं हो रहे हैं। उसके साथ आपने एक चीज़ रिलेट की है कि वो सडनली भूल जाते हैं जी। कैंडली आप वहाँ से कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको वो सारी बात फिर से जो है वो समझ में आ सके कि वो आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। यूरिन इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट, हम फिर वही बात करें, कॉमन इशू है। सही है। बहुत सारी दूसरी वजूहत हैं, बहुत सी वजह, लेकिन इससे ज़ाहिर है हम यूरिन के बारे में बात करें, पेशाब के बारे में बात करें तो उसकी बात करूँगा। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ कन्फ्यूजन इन एल्डरली एंड द रीज़न ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। सही है। उसकी वजह जो है ना वो यही होती है कि हमारे एक तो सर्द मुल्क है, लोगों में पानी पीने कम पीते हैं लोग, लेकिन ज़रा बॉडी को एक पानी की जो ज़रूरत है वो तो है। और अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो जो बैक्टीरियाज होते हैं इवन फ्रॉम योर स्किन कैन क्रोल एंड सेटल इन योर ब्लैडर, आपके उसमें साने बोलते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन कॉज कर जाते हैं। तो अगर हम पानी रेगुलर पिएं या ज़्यादा पिएं तो उससे वो फ्लश आउट होते रहते हैं। तो हाइड्रेशन जो है वो, मैं क्विक टिप एक ये होगी कि हाइड्रेशन ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पिएँ, ख़ास के ख़वातीन और मर्द दोनों को पीना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ख़वातीन को। इसमें डॉक्टर साहब आप एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि जो एज फैक्टर है जी, हर फर्द का ज़ाहिर है, अडल्ट जो है अगर कोई एज है 20 साल की या 20 से 30 और फिर 30 से 40 से, तो पानी की मिकदार का भी उस लिहाज से कोई फ़र्क पड़ता है या फिर एक जो ख़ास मिकदार है वही हर बंदे को पीनी चाहिए? देखिए, एक जनरल स्टैंडर्ड रूल तो मैं बताऊँ आपको, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि पानी लोग कितना कम पीते हैं इस कंट्री में। आई डोंट नो क्या वजह है, मे बी शायद सर्दी की वजह से होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें पेशेंट्स बोलते हैं कि हम दिन में 1-2 गिलास पानी पीते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो ये इतना कम है। वो बोलते हैं हम टी कॉफ़ी ज़्यादा पी जाते हैं। तो टी कॉफ़ी ज़ाहिर है ठीक है आप पीते हैं, उसमें थोड़ा लिक्विड जाता है, लेकिन टी कॉफ़ी डायरेटिक सही नहीं कि वो आपको पेशाब भी ज़्यादा कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप पानी ज़्यादा लूज़ भी कर रहे होते हो। तो मेरी एक एडवाइस सिंपल ये होती है कि कम से कम खुदारा लीटर 2-1.5 लीटर तो पानी कम से कम आप दिन में इंटरमिटेंटली, ये नहीं कि एक ही दफ़ा बोतल लगा के पी लिया, मुख्तलिफ औक़ात में कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर तो आप पिएँ पानी। उसके बाद चाय वगैरह वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई थिंक दैट्स डेफिनेटली वन शुड। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। जी मेरा नाम सलीम खान है। जी सलीम साहब। और मेरी उम्र 72। जी। मगर मैंने वो जो कराया था वो मशीन का ने वो जो कब्ज हो जाती है तो वो उन्होंने जो है ना जो पॉलिप से। अच्छा, आपकी लास्ट टाइम जो कॉल आई थी है जी। अच्छा जी बताएं। हाँ, तो अब वो बजाय, और तो अल्लाह का फजल को शायद सीरियस नहीं है, पॉलिक है। पॉलिक के उसने कहा कि ये बारिश चल रही है कोरोना की, ये तकरीबन 3 से 4 माह लगे, अभी तकरीबन 2 माह हो गए हैं। तो पॉलिक क्या है, कितनी वो होती है, कितना टाइम लगता है? बहुत अच्छा हुआ कि आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई एक्चुअली, एंड मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ फिर। जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम इनके साथ सलीम साहब के साथ उनको भी लेते हैं, तो फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 23 साल है। मेरे सर के बाल बहुत उतरे हैं, जो मांग वाला हिस्सा है ना, फ्रंट वाला, तकरीबन साल हो गया, ऐसे हो गया जैसे बिल्कुल खाली हो गया ना। डाइट भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, नॉर्मल। आपकी उम्र क्या बताई?
23। 23, ओके। आपने कोई टेस्ट वगैरह कराया अभी कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ मैं नहीं आपको करवाया। बताता हूँ। जी जी, थैंक यू। नो वरीज। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं आपके पास, जी सलीम सलीम साहब साहब और इनका। हमारे कॉलर, बड़ी थैंक यू, आपने आके बताया लास्ट टाइम, मुझे याद है। और डॉक्टर साहब, आप आंसर करने से पहले मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि अभी सलीम साहब ने हमारे पिछले प्रोग्राम में ये कॉल की थी, जी जी। और आपने उनको अभी तक जेहन में रखा हुआ है कि यार घड़ी हमारे साथ कॉल आई थी, इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। नो थैंक जी। यू। नहीं, अच्छा है उन्होंने बताया एक्चुअली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने याद रखा। तो असल में ये अच्छी न्यूज़ है सलीम साहब एक तरह से, कि आप कि ये पॉलिप निकला। पॉलिप बेसिकली एक लाइक ग्रोथ होती है जो कि कहीं भी हो सकती है, हाथों में हो सकती है, नाक में हो सकती है। इट्स लाइक अ बिनाइन ग्रोथ, लेकिन इसके ये इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, और इसको ये खुदा न खास्ता कैंसरस वगैरह तो नहीं है, लेकिन इस पर आँख रखना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है अगर आप को पॉलिप हो रहा है तो वो आपको मॉनिटर करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, जिससे कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे। तो इट्स अ गुड न्यूज़ जनरली, बट येस दे हैव टू कीप एन आई ऑन यू। इट्स जस्ट लाइक अ बिनाइन एक ग्रोथ है जो कि हो जाती है कहीं भी, और उसको इंशाल्लाह ताला वो रिमूव कर देंगे। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, बट येस ये इसको ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि दोबारा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो ये अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। जी। So that's good. The second question was from the lady who's 23 years old. I don't, मैंने उनका नाम नहीं पूछा। उन्होंने 23 साल की उम्र बताई अपनी, और हेयर लॉस का इशू है। हेयर लॉस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली इन यंग फीमेल्स, और उसकी जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ आ सिंपल आयरन डिफिशेंसी, आयरन का कम होना, खून में अनीमिया होना यानी, और ख़वातीन में ख़ास की यंग लड़कियों में जो पीरियड्स हैं उसकी वजह से उनका जो ब्लड लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो है उसकी वजह से उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, और बाल लूज़ भी होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल चीज़ मैं उनको ये बताऊंगा कि अपना ब्लड टेस्ट करा लें डॉक्टर के पास जाके, उसको फुल ब्लड काउंट कराएं, आयरन का करा लें, B12 करा लें, थायराइड का भी चेक करा लें, एक जनरल MOT ब्लड टेस्ट करा लें, और विटामिन D भी करा लें। सारे ब्लड टेस्ट करा के देखेंगे क्या सिचुएशन है। आई एम वेरी कॉमनली इट्स इज़ आयरन डिफिशेंसी, और एक दफ़ा जब आयरन टेस्ट हो जाए तो एक ये याद रखें कि ये जाता नहीं है जब तक ख़वातीन को मेंस्ट्रुएशन होते हैं। ज़ाहिर है ये अप एंड डाउन होता रहता है। तो मेरी एडवाइस तो लड़कियों को ये होती है कि एक दफ़ा जब पता चल जाए कि आयरन लो है, तो हाई डोज आयरन टैबलेट तो आप GP से जाके ले लें। जब वो 3, 4, 6 महीने ले लें, उसके बाद आप ओवर द काउंटर लेती रहें ज़िंदगी भर, कोई नुकसान नहीं है उसका। तो साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है उसके। ज़ाहिर है, आई मीन इट्स नॉट वेरी हैवी डोज एक्चुअली फ्रॉम, बट एटलीस्ट यू टॉप अप द लेवल्स। तो डॉक्टर साहब, आपने जो चीज़ें इनके लिए बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें कर लें और उसके बाद आपसे दोबारा बिल्कुल आई एम श्योर इनको अगर आप ये 23 साल की हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो आयरन डिफिशिएंसी निकलेगी, और वो उसके लिए फिर। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनकी भी कॉल लेते हैं ब्रेक से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा, एज एंड क्वेश्चन। मेरा नाम मोहम्मद बोस्तान है। जी जी 67 है। जी जी। मतलब मैंने बहुत तकलीफ, आपकी आवाज़ कट रही है। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, मैंने बात है हमारा जो। जी, आप अपना सवाल करें। तकलीफ है अपना बदन जरा। आप इस तरह करें, आप दोबारा कॉल कर लें, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही, तो सवाल नहीं सुना जा रहा। आप दोबारा कॉल कर लीजिए। डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है ब्रेक पर जाने के लिए। तो नाजरीन को आप चीज़ बता रहे थे वो डिहाइड्रेशन के हवाले से और पानी पीने के हवाले से। तो एवरेज आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 लीटर पानी, 1.5 लीटर तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर पिए। कोई नुकसान नहीं है उसका अगर इंटरमिटेंटली पीते हैं आप। तो सर्दियों में ज़्यादा कम प्यास लगती है, तो कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर आप पी लें कम से कम पानी, एक हैबिट बना लें अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। सो उसके फ़ायदे होते हैं, उससे काफ़ी सारी प्रिवेंशन हो जाती हैं, वैसे भी आपके लिए अच्छा होता है, और पेशाब वगैरह के इन्फेक्शन से भी प्रिवेंशन होती है, क्योंकि सिंपल बाज़ दफ़ा सिंपल चीज़ें जो होती हैं, और एक दफ़ा जब होना शुरू हो जाए आपको तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। राइट। तो यानी छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, और बहुत जो ज़्यादा इन्फेक्शन वाली चीज़ें जिस तरफ लेके जाती हैं उससे आप निकल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, अभी आपने ये हमारा प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी और उसका जो सेगमेंट है आस्क GP वो देख रहे हैं। आज अभी तक डॉक्टर साहब के साथ हमारी जो गुफ्तगू हो रही है उसका खुलासा ये है कि
हम अगर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र रखें, एहतियात करें, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो यही है कि आप किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं उसका आंसर करने के लिए। अभी जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके हर तरह के सवालों के जवाब भी देंगे। आप हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वहाँ पर भी आप सवाल छोड़ सकते हैं। आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर आ रहे हैं, वहाँ पर भी आप सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन पर फ़ोन करके आप सेहत के हवाले से कोई भी चीज़ होगी, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फॉलो अप लेना चाहें तो वो भी आपको मिलेगा। तो हमारे साथ रहिए। अभी हम लेंगे यहाँ छोटी सी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दोबारा आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे सेहत के मुख्तलिफ अमूर के हवाले से। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा प्रोग्राम ये हर संडे को शाम में 6 बजे होता है, सेहत है ज़िंदगी। लेकिन इसका जो स्पेसिफ़िक सेगमेंट है आस्क ए जीपी, ये हर महीने के जो पहले 2 संडे हैं उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हर महीने के पहले जो 2 इतवार हैं, संडे हैं, उनमें आप ये प्रोग्राम देखकर सवाल कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप प्रिपेयर रहें कि आपके पास ये दिन जो हैं वो अवेलेबल हैं, और आप हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इमरान गौहर साहब, उनसे आप ये सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक क्वेश्चन ड्यूरिंग द ब्रेक जो है हमें आया है यूरिन के हवाले से, कि आम तौर पर बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी पब्लिक प्लेस के अंदर हैं और यूनिवर्सिटी का कर लें या वैसे कर लें, तो वहाँ पर या ट्रेन स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, आप जा रहे हैं लेकिन जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, तो उन हालात के अंदर किसी फ़र्द के लिए उसको रोकना कितना नुकसानदेह हो सकता है, उसका क्या जो है वो चीज़ हो सकती है? अच्छा, अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताया कि हमारे पास 2 कॉलर हैं, तो ये क्वेश्चन भी है और साथ में हम अपने कॉलर्स की जो है ना वो लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना टेलीविज़न जो है ना उसकी आवाज़ आप प्लीज़ ऑफ कर दें, बंद कर देंगे तो फिर हम आपको सुन सकेंगे। हेलो, चलें अभी हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हजूर क्या खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बता दीजिएगा, एज बता दीजिए और क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद दोस्तान है, मेरी उम्र 67 साल है। जेड भी तकलीफ है, कब्ज रहनी है, लेकिन कब्ज ठीक हुई जी है, फिर दोबारा तकलीफ होनी है। और पेशाब बड़े पेशाब का रास्ता है ना, वो बहुत सारी मोटी चीज बाहर आई जी, पता नहीं क्या चीज है, उसमें बड़ा दर्द होना, वो निकली शरीर है कोई चीज मोटी छाला जो बन जाना और डाटा जो होना सख्त जा। जी ठीक है, इन्होंने अभी मेरे ख्याल थोड़ी देर पहले भी कॉल की थी, यही थे जो अभी अच्छा, हाँ, बोस्तान साहब जो हैं। कॉलर है हमारे पास कि मैं इनको बताऊं? जी, अभी एक कॉल है, जी, हम कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। एज, नाम और क्वेश्चन कीजिएगा। माय एज है 64। जी जी। और नाम शहजाद भट्ट है। और मैंने जब सुबह उठ के टॉयलेट पे जाता हूँ तो मुझे एक दफा टॉयलेट के बाद फिर 15-20 में फिर दूसरी आती है। टॉयलेट मीनिंग नंबर 2 और पेशाब में या पखाने में? नहीं, पहले भी जब टॉयलेट पे जाता हूँ तो वो टॉयलेट आती है ना, पेशाब तो खैर आता ही है साथ। अच्छा, टॉयलेट, ओके फाइन, या उसके बाद फिर 15-20 बाद दूसरी आती है। ओके। तो वो आज से काफी अर्सा पहले थी, मैंने डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने मैंने राड डाला, ये किया वो किया, नीचे ऊपर राड मार, और डॉक्टर कहते हैं आपकी कोई बीमारी नहीं। ओके। तो फिर मैं तो काफी अरसे से परेशान हो गया, जब भी मैंने कर जाता हूँ बाथरूम में, फिर मैंने कहीं काम जाना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। मगर ये होता है कि कभी 15 मिनट बाद होती है, कभी आधे घंटे बाद होती है, 2 दफा होती है। और इस वक्त जब मैं रात को चला जाता हूँ, दिन को बाहर वापस आता हूँ, रात को 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, जब भी आऊँ फिर आती है तीसरी दफा। लेकिन जब आप जाते हैं टॉयलेट तो आप प्रॉपर तरीके से टॉयलेट जाते हैं या कुछ नहीं होता? नहीं, मैं तो प्रॉपर होती है मुझे फर्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, राइट। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं इसका। जी जी डॉक्टर साहब।
थैंक यू। बट मुख्तार साहब आई थिंक थे 66 बोस्तान साहब जिन्होंने बताया कि उनको कॉन्स्टिपेशन है और जब वो जाते हैं तो उनको कोई चीज़ फील होती है। आई थिंक वो जो बोल रहे हैं उसको हम कहते हैं पाइल्स, हेमोरॉइड्स, और वो आई थिंक वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है कि बाहर आ जाते हैं पाइल्स, और उसकी जो तदारुक है रोकने का, वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने की ज़रूरत है नंबर 1। उसमें अक्सर ब्लीडिंग भी हो जाती है लोगों को, वो जब टिश्यू वाइप करते हैं तो उनको फ्रेश ब्लड स्ट्रीक आता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उनको पाइल्स, किसी को भी पाइल्स हो सकता है, पाइल्स हर इंसान में होता है, अगर वो स्ट्रेन करेगा यानी कि ज़ोर लगाएगा पखाना करते हुए, या फिर उसको सख्त स्टूल आते हैं या बड़े स्टूल आते हैं, तो पाइल्स किसी का भी फ्लेयर अप हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला कॉज जो कॉज है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को। उसके लिए डिफरेंट दवाइयाँ हैं और उससे पाइल खुद ब खुद चला जाता है। इसके अलावा अगर पाइल बहुत अरसे से है तो उसका ऑपरेशन भी है, अपने डॉक्टर से रजू करें। लेकिन आई थिंक उनकी जो एज बताई उन्होंने, उसके लिए मैं उनको मशवरा दूंगा कि कॉन्स्टिपेशन को डेफिनेट तौर पर पहले नंबर पर लें, और फिर पाइल्स की जो कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, उसका ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी कब्ज़ रहता है तो फिर तो बेकार है, वो तो फिर दोबारा हो जाएगा। और दूसरा सवाल था जी स्टूल की फ्रीक्वेंसी के बारे में। जी स्टूल की फ्रीक्वेंसी के देखें, अगर उनके सारे टेस्ट हो गए और मैं एज्यूम करता हूँ कि उनका कोलोनोस्कोपी वगैरह हो चुका है, यानी कि कैमरा चेक वगैरह, तो फिर तो इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोगों को एंक्शसनेस की वजह से भी साइकोलॉजिकली भी वो अक्सर IBS हम जैसे कहते हैं वो भी होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को स्टूल ज़्यादा आते हैं सर्टन पॉइंट्स पे। बाद लोगों को एंग्जाइटी इस बात की भी होती है कि वो रश वाली जगह पे जाएंगे तो उनको स्टूल करना है, तो वो दे हैव टू गो, उसमें यूरिन भी होता है और स्टूल भी होता है। बाद लोगों के जो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन होती है या वो एम्प्टी प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ग़िज़ा हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती हैं, गट का साइज़ हो सकता है, तो उसमें ज़ाहिर है थोड़े बहुत लैक्सेटिव वगैरह यूज़ करें। तो ये 3-4 वजूहत हो सकती हैं। लेकिन अगर उनका कोलोनोस्कोपी वगैरह हो चुकी है तो ये इट्स अ गुड साइन। ये थोड़ी बहुत चेंजेस करके देखें, क्या पता इससे थोड़ा सा फ़ायदा बचे उनको। कॉलर से पहले जो सवाल मैंने आपको छोड़ा था कि मुख्तलिफ पब्लिक मकामात के ऊपर जो यूरिन को मतलब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर टॉयलेट्स वगैरह ऑक्यूपाइड हैं या इस तरह की चीज़ें, तो कितना नुकसानदेह हो सकते हैं। बिल्कुल, इट्स अ डिफ़िकल्ट वन। पहली बात तो ये है कि अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है और आप पब्लिक प्लेसेस जा रहे हैं, मैं अगेन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल उसमें, तो आपको चाहिए कि आप अपना ब्लैडर एम्प्टी कर लें रादर देन रिस्किंग योरसेल्फ। अक्सर हम जल्दी में क्या होता है, हमें लग रहा होता है लेकिन हम जाते नहीं हैं, कर लेंगे रास्ते में या इस तरह। तो आई थिंक मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि फ़र्ज़ कीजिए आप मोटरवे पे निकले हैं, आपकी रास्ता है 10-15 मिनट का, लेकिन आपने कहा चले मैं घर जाके कर लूँगा पेशाब, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मोटरवे पे एक्सीडेंट हो गया, यू आर स्टक। सो इसलिए बेहतर है कि ब्लैडर को एम्प्टी कर लिया जाए अगर आप इस तरह जर्नीज़ पे जा रहे हैं या कर लें। तो पहली बात तो ये है कि प्रिवेंशन। दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि टॉयलेट ऑक्यूपाइड है तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी ऑप्शन देन होल्ड इट, बट डोंट होल्ड इट अननेसेसरीली। मीनिंग अगर आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी आपको मौका आता है, आप जाएँ, मेक श्योर यू पास योर यूरिन। होल्ड करने से भी इन्फेक्शन जो है ना वो ख़राब हो जाता है और इन्फेक्शन हो भी सकता है अक्सर उसमें। तो बेहतर ये है कि डोंट होल्ड इट अननेसेसरीली। ऑब्वियसली अगर टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, जस्ट फाइंड द प्लेस एंड जो भी है उसका उस वक्त जो भी मुनासिब तरीका है उसको, हाँ मतलब प्रिवेंशन बेहतर है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइए, क्या क्वेश्चन कीजिएगा? मेरा नाम डॉक्टर नासा बेगम है। मेरे ना बेटे मेरा बेटा 35 साल का वा। अच्छा 35 साल का, उन्होंने ना पसीना बहुत ज्यादा आता, सर्दियां भी तो गर्मियां तो इतना आता कि हर टाइम घंटे बाद कपड़े बदलता वा, ढीला मतलब के हो जाता बिल्कुल। क्या उम्र बताइए आपने? 35। हाथों से आगा। उसके टेस्ट हुए हैं? अभी 35 साल उम्र है। उसके टेस्ट वगैरह कुछ हुए हैं कि नहीं? हाँ जी हो गए। डॉक्टर कहते हैं कि या थायराइड की वजह से होगा वा कि या ये खून की कमी से होगा। अच्छा हाँ जी, और टाइफाइड बुखार भी होया थी। टाइफाइड जी और पूरे जिस्म में ज्यादा पसीना आता है? सारे जिस्म। हाँ जी जी ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। चलें डॉक्टर साहब आपको बताते हैं इसका आंसर। जी सो 35 ईयर्स ओल्ड मेल, उनको पसीना पूरे जनरली ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारे पास कोई नया पेशेंट इस तरह का आता है तो हम उसके जनरल होल ब्लड टेस्ट कराते हैं।
उसमें तमाम एंजाइम्स वगैरह जो कि रिलेटिव होते हैं, थायराइड का टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो हम कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिगिन विद। फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, डायबिटीज़ के लिए भी इनको चेक कराना पड़ेगा, वेट कैसा है ये देखना पड़ेगा। बाज़ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में भी होता है अक्सर लोगों की कि वो स्वेट ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा तो ये तमाम पूरी MOT करने के बाद अगर कोई चीज़ साबित हो जाती है उसमें कि कोई प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। स्वेटिंग जैसे थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी अक्सर लोगों को स्वेटिंग के इश्यूज़ आते हैं, तो वो ये सब तमाम चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं और आदमी को अदरवाइज स्वेट ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल बगल में ज़्यादा हो रहा है या हाथों में ज़्यादा हो रहा है या कई सर्टन प्लेसेस पे, तो उसके लिए डर्मेटोलॉजी के रेफरल हो सकते हैं। उसके लिए बोटॉक्सेस भी हो रहे हैं आजकल, दवाइयाँ भी हैं, रोल ऑन्स भी यूज़ होते हैं, नर्व के इंजेक्शन भी, बहुत सारी इसकी प्रिवेंशन हैं, क्योंकि अगर कोई एक सर्टन प्लेस पे ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी हमें एक क्वेश्चन जो है ना वो आया है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कहते हैं कि जब वो यूरिन के लिए जाते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि फ्री होकर भी उनको छोटे छोटे जो है ना वो कतरे आते रहते हैं, तो उनको ये बड़ी मुश्किल होती है नमाज वगैरह पढ़ने में और इस तरह। और वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन जब सारा कुछ क्लीन करके वो अपने पेंट्स वगैरह पहनते हैं तो उस वक्त भी उन्हें ये फील होता है कि शायद कतरे वगैरह गिर गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या उनको एडवाइस करेंगे? तो मेल्स में स्पेशली आफ्टर सर्टेन एज ये साइन हो सकता है प्रोस्टेट के बढ़ने का, हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं इसको, जिसमें कि पोस्चर का साइज़ बढ़ जाता है और उसमें अक्सर ये सिम्टम्स आते हैं। ड्रिबलिंग हम इसको कहते हैं कि जो ड्रिबल करता है यूरिन और एम्प्टी नहीं होता या पेशाब का बार बार आना। आप अक्सर मर्दों को सुनेंगे आफ्टर 60-65 ईयर्स ऑफ एज अक्सर मर्दों को रात को पेशाब ज़्यादा आता है और ये ड्रिबलिंग का इशू, स्ट्रीम जो होता है पेशाब का, जो जब पेशाब करते हैं तो उसकी जो धार होती है वो भी नीचे आ जाती है। इट्स काइंड ऑफ क्वाइट अ नॉर्मल थिंग टू हैपन इन मैन। इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, इसके लिए अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए उनको। फिर मैं वही बात बोलूँगा, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, अपना PSA ज़रूर चेक करा लें। PSA जो एक टेस्ट होता है ख़ास के प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए डायग्नोसिस में काफ़ी मददगार होता है, तो वो ज़रूर चेक करा लें एक दफ़ा। और इसके अलावा डायबिटीज़ वगैरह तमाम चीज़ों को भी चेक कर लें। अगर सब चीज़ क्लियर आती है तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हम दे सकते हैं। उसमें काफ़ी फ्लूइड डायरी भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि फ्लूइड डायरी मेंटेन करें, सर्टन औकात पे कम पानी पिएं, ब्लैडर को सही से एम्प्टी करें, ट्रेनिंग के लिए भी एडवाइस दे सकती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक ब्लड टेस्ट वगैरह करा के चीज़ों को अवॉइड करके उसके बाद अगर सब क्लियर आता है तो दवाइयाँ इसके लिए दी जा सकती हैं। चला साहब, एक और क्वेश्चन सोशल मीडिया पे अभी हमें मसूल हुआ है, वो ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो फूड खा रहे होते हैं उन्होंने कहा कि उसकी वजह से यूरिन की रंगत जो है वो चेंज हो जाती है। सम टाइम पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो वाइट रहती है, सम टाइम वो येलो हो जाती है, सम टाइम डार्क येलो जो है हो जाती है। तो ये रंगत की तब्दीली क्यों होती है? क्या ये कोई इन्फेक्शन का साइन है या आप जो फूड ले रहे होते हैं उसकी वजह है, या आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसा निज़ाम है कि जो उसको तब्दील करता है और वो इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को? देखिए, सर्टन फूड हैं वो फ्रूट्स वगैरह या वो कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरल लाइफ में जो फूड्स हैं वो दे शुडंट अफेक्ट योर यूरिन। हाँ, अगर आप फ़र्ज़ कीजिए पानी कम पी रहे हैं तो हाँ यूरिन कंसनट्रेटेड हो सकता है, गाढ़ा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो यूरिन थोड़ा सा हल्का सा वाटरी टाइप का हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर होता है। हाँ, अगर आपको पेशाब है या किसी को पेशाब में तकलीफ़ है या इन्फेक्शन है तो अक्सर लोगों का यूरिन जो है वो क्लाउडी भी हो सकता है। राइट। और ख़वातीन में कभी कभी उनको खून भी थोड़ा बहुत आ जाता है पेशाब के इन्फेक्शन के सिम्टम्स के साथ साथ, अलग नहीं। तो उसमें वो इस तरह उनकी रंगत चेंज हो सकती है। क्लाउडी यूरिन बहुत कॉमन है इन्फेक्शन के अंदर, ख़ास के वही ख़वातीन को जो कि उम्र सीधा है अक्सर वो मेंशन करती हैं कि क्लाउडी यूरिन है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब एक सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आपने शुरू में ये चीज़ कही थी और अभी भी आप कह रहे हैं कि मोस्टली ये इन्फेक्शन ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें आमतौर पर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ख़वातीन के लिए GP को एक्सप्लेन करना या क्वेश्चन करना जाके। वो एक जो है ना हेजिटेशन या शर्म उसको कह लें कि वो महसूस करती है। तो आप ऐसी ख़वातीन को या हमारी जो बूढ़ी ख़वातीन हैं या अडल्ट जो हैं, जिस तरह भी देखें एक क्वेश्चन आ गया था 23 ईयर ओल्ड कॉलर का हमारा, इसी तरह जो लोग हेजिटेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो इस तरह की चीज़ों से बच सकें अगर उनको इसी
इसका इन्फेक्शन है यूरिन का, या वो पेन फील करती हैं, खासतौर पर ख़वातीन के लिए ये मुश्किल मरहला होता है। आपने अच्छा सवाल किया। आई थिंक ये हमारा सोसाइटी का स्टिग्मा है एक्चुअली। ख़वातीन शर्म के मारे या इसके मारे ये सवाल उस वक्त तक नहीं करती जब तक मामला बहुत ख़राब नहीं हो जाता। तो इसके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिस तरह हमें दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह आपके पेशाब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे अज़ा में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको निशानदेही ज़रूर करें। और यहाँ पे आप अपने डॉक्टर से, जीपी से रब्ता कर सकती हैं अगर घर में नहीं करना चाहती बात तो। और वो बड़ा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, लोगों को आपकी प्राइवेसी को प्रिवेल करते हैं, वहाँ पे बहुत लिहाज करते हैं। तो आपको इसकी डर नहीं होना चाहिए कि किसी को पता चलेगा। अगर किसी को शर्म भी है तो अपने जीपी से फ़ोन पे बात कर लें। और इसके लिए प्रिवेंशन से आप बहुत मुश्किलात से बच सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपने छोटा सा एक दफ़ा इन्फेक्शन इत्तेफाक से हुआ और आपने कुछ एहतियाती तदाबीर कर ली तो आप दोबारा होने से बार बार बच सकते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर आप नहीं उसकी केयर करेंगी तो छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है और फिर रिकरेंटली यानी कि बार बार होना शुरू हो जाता है। तो छोटा सा मसला बड़ा मसला बन सकता है। तो इस वजह से ये कि बात करें, इस स्टिग्मा से बाहर निकलें कि इसमें कोई ऐसी बात है, सेहत है आपका जिसमें बीमारियाँ हो सकती हैं। जब तक पूछेंगे नहीं तो ज़ाहिर है कैसे सही होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि वकील और डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए ताकि हाल की तरफ जाए। अभी तो हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी नाम बताइएगा, एज एंड क्वेश्चन। जी डॉक्टर मैं मोहम्मद अब्दुल बात कर रहा हूँ माचिस। जी मिस्टर अख्तर। जी डॉक्टर साहब मुझे ना यूरिक एसिड की है 8.2 है। तो मैं अभी रिसेंटली आया हूँ दूसरे पाकिस्तान से। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे खाने के लिए कुछ? एज इन्होंने बताई। जी अख्तर साहब मुझे आपका फिर से सवाल रिपीट कर। यूरिक एसिड जो है कह रहे हैं 8.4 है। अच्छा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। और आपकी एज कितनी है? मेरी 40 ईयर है। तो आपको गाउट होता है, यानी कि आपको जोड़ उसमें गाउट की तकलीफ होती है? नहीं जी। तो यूरिक एसिड आपने किस तरह कराया था? ऐसे ही बस करा लिया था? रिपोर्ट करवाई थी पाकिस्तान से ना। तो ब्लड क्यों करवाया था आपने? क्या तकलीफ क्या हुई थी? लेग पेन हो रही थी। लेग में पेन हो रही थी। ठीक है अभी आप ओके आई टेल यू। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो मिस्टर अख्तर साहब ने यूरिक एसिड का बताया। यूरिक एसिड अक्सर हमारे यहाँ जोड़ों में दर्द में चेक कभी कराते हैं हम यहाँ पे। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट बैकग्राउंड उन्होंने क्या तकलीफ थी, लेकिन जोड़ में दर्द और ये गाउट में बढ़ा हुआ होता है सिर्फ यूरेट या यूरिक एसिड। तो उसके लिए ज़ाहिर बहुत सारे ग़िज़ाएँ हैं, पूरी बड़ी लिस्ट है एक्चुअली। अगर ये गूगल करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। सी फूड्स हैं और जो मुख्तलिफ़ मछलियाँ होती हैं, लिवर हो गया, इसके अलावा अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसमें भी वो भी बढ़ा देते हैं उसको। तो इसमें काफ़ी सारी ग़िज़ाई चीज़ें हैं, उनको अगर गूगल में देखें तो पूरी लिस्ट आ जाएगी और उनको वो अवॉइड करें तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। और अक्सर लोगों में ये फैमिली में भी रन करता है, तो यानी कि उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से यूरेट या यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अगर उनको किडनी के अगर दूसरे कोई इश्यूज़ नहीं है और सिर्फ जोड़ की वजह से कराया तो मेरे ख्याल में ये गाउट की हिस्ट्री दे रहे हैं। और उसके में ज़ाहिर है उसकी प्रिवेंशन के लिए उन ग़िज़ाओं से थोड़ा सा वो करें। इवन मैं एग्जांपल दूंगा, ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं पीते शराब और ये वो, अक्सर वाइन से बहुत हो जाता है। तो बहुत सारी लिस्ट हैं, उसको उन चीज़ों को अवॉइड करें और लिस्ट देखें, कैन फाइंड आउट इन द गूगल, बट देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। सही। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी मुझे एक्चुअली पाइल्स की तकलीफ है। जी तो इचिंग होती है। जी और ब्लड कभी कभी मुझे ब्लड होता है, अदरवाइज लेकिन इचिंग बहुत होती है। आपकी एज क्या है? 54। आपका कैमरा चेक हुआ है? जी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कैमरा कभी नहीं हुआ है। तो आपको पाइल्स किसने डायग्नोस किया? डॉक्टर ने? जी आपको ये तो बहुत सालों से मुझे जी कॉन्स्टिपेशन होती है आपको क्या? नहीं, कभी कभार। ये आपके बच्चे की पैदाइश से तो नहीं है? नहीं, उसके भी पहले से ही है। उससे पहले से आपको? जी। अच्छा ठीक है जी, मैं आपको वो थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। तो पाइल्स का पहले भी सवाल आया था हमारे पास। पाइल्स की बहुत सारी वजूहत हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट स्टूल, ख़वातीन में अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से भी हो जाता है।
बाज़ दफ़ा लोगों को होता है, याद नहीं होता, लेकिन हमेशा कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, क्योंकि ये एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से जो एक लाइक हिंजेस इन योर बैक पैसेज और वो बाहर आ जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि इचिंग हो रही है, तो पहली बात तो मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि अपनी अगर बाउल्स हार्ड बाउल्स पास कर रही हैं या फ्रीक्वेंट बाउल पास कर रही हैं तो उसको ज़रूर देखें। ग़िज़ा में थोड़ी सी कम बेहतरी लाएँ, फाइबर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एंड सी वेदर द स्टूल इज़ नॉट टू हार्ड, नंबर 1। नंबर 2, पाइल्स के लिए क्रीम्स आती हैं ओवर द काउंटर, वो क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं। पाइल की क्रीम के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप ओवर द काउंटर जाके वो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वार्म बाथ्स आर वेरी यूज़फुल एज़ वेल। वार्म बाथ लें, लेटें थोड़ी देर बाथ में और उसके बाद क्रीम का इस्तेमाल करें, ये उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने बताया, और अगर उनको किसी और फैमिली हिस्ट्री का इशू है तो अपने डॉक्टर को बताएं, वो कैमरा चेक भी कर सकता है, उससे अंदर भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि यू कैन हैव सम टाइम इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स, सो वो दोबारा भी कर सकता है। तो ये सिंपल पहले करें, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो कैमरा चेक भी करवा सकती हैं अपने जीपी के पास जाके। डॉक्टर साहब, ये जो यूरिन इन्फेक्शन के हवाले से आपने सारी मालूमात दी हैं, उसके जो वजूहात भी आपने बताई हैं, क्या ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है और ये इन्फेक्ट हो सकता है? अगर एक बंदे को नहीं है लेकिन दूसरे को है, कपल हैं, जी। तो क्या वो एक से दूसरे में ये इन्फेक्शन जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, और बिल्कुल इसके इट कैन मेक इट वर्स सम टाइम, और इससे भी इट कैन अफेक्ट, इट कैन कॉज यूरिन इन्फेक्शन एज वेल। सो यस, इट कैन बी पास्ट। सो लेकिन ज़ाहिर है ये खुदा न खास्ता इतना इन्फेक्शस नहीं है जैसे कि दूसरे जेनाइटल इन्फेक्शंस होते हैं, कोई इतने ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इसको ट्रीट किया जाए। इसकी ये और ख़राब हो सकता है बाय द सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड थिंग्स, और बाज़ लोगों को हो भी सकता है, ख़ास के ख़वातीन को। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम चूँकि बात कर रहे थे कुछ ऐसे इश्यूज़ की कि जो ख़वातीन जो है वो ओवर द फ़ोन यहाँ पर भी या हेजिटेट करती हैं बताने में, तो काइंडली जो NHS का पैटर्न है यहाँ पर UK के अंदर, जो सर्जरीज़ को और इवन के हॉस्पिटल के अंदर भी जो इस्तेमाल किया जाता है, तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे ताकि वो ये मज़ीद कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अगर वो अपने डॉक्टर को हॉस्पिटल में या सर्जरी के अंदर ये कहें कि आई जस्ट वांट टू कंसल्ट यू प्राइवेट थिंग्स, तो वो किस हद तक महफूज हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ, उनके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर हो जाए? ना बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ से तो लोगों को बिल्कुल रीअश्योर रहना चाहिए कि आपकी जो हेल्थ है या जो आपकी कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत है आपके दरमियान और आपके डॉक्टर के दरमियान, इट्स अ टोटल प्राइवेट मैटर, और GP या कोई भी दूसरा डॉक्टर इसको आपकी सलाह के बग़ैर किसी को बता नहीं सकता। तो ये इस पे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसको तो लॉज भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, और बाज़ दफ़ा तो बल्कि अब तो पेशेंट्स कंप्लेन करने लग जाते हैं क्योंकि इतनी सख्ती हम करते हैं तमाम पर्सनल मालूमात के मुतालिक। ख़ास के ज़ाहिर है हमारी एशियन कम्युनिटीज़ के लिए तो अक्सर रिलक्टेंसी होती है लोगों की, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी हिस्टोरिकली चीज़ें जो हैं वो फैमिली से पहले डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और लोगों को बिल्कुल रीअश्योर करता हूँ मैं कि अपने डॉक्टर से हर तरह की बात कर सकती हैं बग़ैर किसी ख़तरे के, बग़ैर किसी चीज़ के वरी हुए कि वो किसी और को बता देगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये जुर्म है इस कंट्री में, इस तरह कर नहीं सकता कोई। तो लॉ प्रोटेक्ट्स यू, आपको कानून पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है, आपकी प्राइवेसी इज़ योर बॉडी। असल में मैं इसलिए ये नाजरीन को ये बताना चाह रहा था या उनके जहन में आना चाह रहा था कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो इवन के फैमिली के अंदर भी ख़वातीन जो है वो डिस्कस नहीं करती। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है अगर डॉक्टर के साथ नहीं डिस्कस करेंगी तो वो आप वाली बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको फिर बड़ी डिजीज़ की तरफ ले जाती हैं। तो आई थिंक लोगों को जो सबसे बड़ा इशू आता है, दे फील फियरफुल, कल्चरली इश्यूज़ हैं, स्टिग्मास हैं डॉक्टर्स के। तो पहली बात तो ये कि जहन में रखें कि ये आपके और डॉक्टर के दरमियान का मामला है, इसमें तीसरा शख्स इन्वॉल्व हो नहीं सकता अनटिल अनलेस आप चाहें तो, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने डॉक्टर से समटाइम अक्सर ये होता है कि लोग डॉक्टर से भी कंफर्टेबल नहीं होते कि किस तरह बात करनी है। ज़ाहिर है हर इंसान का नेचर भी डिफरेंट होता है, हर डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का, समटाइम यू डोंट गेट अलॉन्ग विद लॉट ऑफ पीपल। सो आई थिंक अगर आपको ऐसा कोई मसला है कि आपको लगता है तो आप अपना GP चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो टू एनीबडी यू वांट टू, यू डोंट हैव टू स्टिक विद वन डॉक्टर टू योर होल लाइफ, क्योंकि आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सही से बताएंगे नहीं तो आपकी मदद कैसे होगी, और ख़ास के आजकल के दौर में जबकि हम बहुत सारी चीज़ें तो फ़ोन पे ही कर रहे हैं।
तो अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, तो मैं तो हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने जीपी से, तो आप जीपी चेंज भी कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी के पास रहना है। आपको अगर अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, आपको लगता है कि मुझे तवज्जो नहीं मिल रही है, इस तरह अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, तो आप चेंज कर लें, इसमें कोई बिग डील नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज मैं आपके आज हमारे प्रोग्राम में आने का और हमारे नाज़रीन को गाइड करने का। हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों ने आपको कॉल की और आपने लोगों को जो है वो कंसल्टेशन दी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, हमें फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हर हफ्ते के प्रोग्राम होता है, लेकिन हमारा जो सेगमेंट है आज के जीपी, ये हर महीने के पहले 2 संडेज़ को होता है। तो अपने फ़ीडबैक से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।